नमस्कार। YouTube चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयसानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इस सब का ज्ञान नहीं है। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे साधिए, संभालिए। ये बात अर्जुन ने गीता में भगवान से स्वीकार की थी। पहली बार भगवान के चरणों में नतमस्तक जब हुए, तब कहने का मतलब ये है, वर्तमान में जिस तरह से जो लॉकडाउन चल रहा है, विश्व के सामने जो समस्या है, उसने मानवता को इतना आहत किया है कि वास्तव में लोग निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से हम अपना बचाव कर सकें। बहुत विकट परिस्थिति है, वास्तव में सोचनीय बिंदु है। बड़े बड़े देश घुटने टेक चुके हैं। इसी दौरान हमारा देश भी इसी तरह से लॉकडाउन में बंद है, हम सब लोग। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास चैनल के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी, क्योंकि यदि मान लीजिए हमारे देश में भी ऑनलाइन स्टडी पहले से यदि ऐसी होती तो आज हमारे सामने विकट परिस्थिति नहीं आती। बच्चे सब लोग घरों में कैद हो गए हैं, अपने घर में ही रहना पड़ रहा है। तो ऐसा न हो जाए कि कहीं वे लोग शिक्षा से दूर हो जाएं। हो सकता है कि कहीं आलस्य न फैल जाए। तो इस चीज़ से बचाने के लिए, इससे थोड़ा सा दुराव करने के लिए और शिक्षा से जोड़े रखने के लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास है। हो सकता है ईश्वर की दया रही तो ये आपकी सहायता कर सकेगा। कहते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे जो बढ़त है बिन खर्चे घट जात। ये खर्चने पे बढ़ता है। इसी तरह से एक बात और है कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है, बढ़ जाता है वो सब में। तो हम ये एक प्रयास कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए जो अंग्रेजी सीखने की इच्छा रखते हैं। जितना ज्ञान हमने अपने पूर्व गुरुजनों से पाया है, जो हमने अर्जित किया है, वो सब हम आप लोगों को उस परमपिता परमेश्वर की अंतस प्रेरणा के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो बढ़िया, प्रयास किया जा रहा है। और इसी क्रम में हम देखते हैं, हम अध्ययन करेंगे अंग्रेजी का। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और हमारी शिक्षा पद्धति में, भारतीय शिक्षा पद्धति में 3 भाषाएं हम लोग पढ़ते हैं एकेडमिक एजुकेशन में, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। हिंदी हमारी मातृभाषा है और अंग्रेजी को सेकंड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया गया है। तो इसका ज्ञान भी हमारे लिए होना अति आवश्यक है। और एक संस्कृत भाषा जो कि सब जगह तो नहीं चलती, लेकिन कुछ जगह उसका भी हम प्रयोग करते हैं। और ये जो हमारे जितने भी अध्ययन से संबंधित एकेडमिक या जो कंपटीशन के हों, चाहे जो भी जिस स्तर की हम पढ़ाई करते हैं, उसमें हमें 2 लैंग्वेज तो निश्चित रूप से मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो ये जो अंग्रेजी भाषा है या जो भी भाषा हम पढ़ते हैं, उन सभी भाषाओं में एक सबसे बेसिक चीज़ होती है उनकी वर्णमाला। मतलब प्रत्येक भाषा को सीखने के लिए, जानने के लिए हमें सर्वप्रथम उसकी वर्णमाला का अध्ययन करना पड़ता है। वर्णमाला, और ये हिंदी शब्द है।
वर्णमाला, अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसको हम अल्फाबेट या लेटर्स कहते हैं, लेटर्स। और अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। ये जो 26 अक्षर हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ये कौन कौन से होते हैं, तो हम पढ़ते हैं A to Z, ए से लेकर जेड तक। दो भागों में इन्हें बांटा गया है। सबसे पहला कहा जाता है वोवेल, और दूसरा जो पार्ट है उन्हें कहा जाता है कॉन्सोनेंट। वोवेल्स क्योंकि संख्या ज़्यादा है इसलिए वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स कह सकते हैं। वोवेल्स होते हैं संख्या में 5 और कॉन्सोनेंट्स होते हैं संख्या में 21 यानी 21। 26 में से 5 वोवेल होते हैं और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 5 वोवेल कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। दीज आर 5 वोवेल्स एंड बी टू जेड। बी से जेड तक के जो 21 अक्षर इनमें से बच गए, वो बचे हुए जो लेटर्स हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश। अच्छा, इसी बीच में एक होता है डब्ल्यू और एक होता है वाई। इन दोनों को कहा जाता है सेमी कॉन्सोनेंट्स। सेमी कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स को जानकारी के लिए बता दूं, हिंदी में कहा जाता है स्वर और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में कहा जाता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। इन्हें सेमी कॉन्सोनेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जहां भी डब्ल्यू किसी भी अक्षर शब्द के शुरू में आता है या वाई किसी भी शब्द के शुरू में आता है तो डब्लू जो है वो व्यंजन का कार्य करता है। यहाँ डब्लू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो वह है वक। और जब ये किसी शब्द के अंत में आते हैं जैसे काऊ, हाउ, नाउ, शौ जो भी हो, तो वहाँ ये स्वर यानी वोवेल की साउंड देते हैं। इसीलिए इन्हें इसी तरह वाई का है जैसे मान लीजिए आप देखते हैं यस, यू जो भी हो, तो शुरू में जब आता है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड देता है। और जब वाई किसी के भी अंत में आता है जैसे फ्लाई, तो यहाँ किसका साउंड दे रहा है, आई, ये वोवेल साउंड है। तो इसी प्रकार से ये दोनों सेमी कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि सेमी कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से लेटर हैं या अल्फ़ाबेट हैं, और वोवेल्स कितने होते हैं, तो 5 वोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। सब जगह इसका प्रश्न आता है और आ सकता है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं बी टू जेड। सेमी कॉन्सोनेंट्स किस किस को कहा जाता है, तो डब्ल्यू और वाई ये दोनों कहलाते हैं सेमी कॉन्सोनेंट्स। अब जब ये दोनों वोवेल और कॉन्सोनेंट्स आपस में मिलते हैं, आपस में जब ये जुड़ते हैं तो ये दोनों जुड़ करके और एक नई चीज़ का निर्माण करते हैं, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं जिसको कहा जाता है वर्ड, शब्द। हिंदी में इसको कहेंगे शब्द। शब्द कहा जाता है। जो शब्द होता है वो भाषा की बेसिक यूनिट होता है, आधारभूत इकाई होता है, क्योंकि किसी भी भाषा को हम जब व्यक्त करते हैं तो शब्दों से शुरू करते हैं और पूर्ण रूप से सही अर्थ युक्त जो मीनिंग के साथ हमें व्यक्त करना होता है तो सेंटेंस होता है। पहले देखिए शब्द क्या हुआ, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के मिलने से बनता है। कोई भी जो शब्द है उसका निर्माण होता है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट से। तो क्या इसकी परिभाषा क्या हुई, ए कॉम्बिनेशन ऑफ
वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। स्वर और व्यंजन दोनों के मिलने से जो युग्म तैयार होता है उसी को कहा जाता है शब्द, वर्ड। शब्दों, कोई भी शब्द आप देख लीजिए, चाहे देखें आप बुक, चाहे देखें बोर्ड, पेन, जो भी आप वर्ड देखें, सभी जो शब्द हैं वो इन दोनों के संयोग से, ये कॉन्सोनेंट, ये वोवेल, वोवेल कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये वोवेल, वोवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, इस तरह से सभी जो शब्द हैं वो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के दोनों के जुड़ने से ही बनते हैं। चाहे कोई भी शब्द आप देखें तो वर्ड्स क्या हुए, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ये कहलाता है शब्द। अब शब्द जो है अपने आप में असंख्य शब्द होते हैं। प्रत्येक भाषा में जो अपने भावों को व्यक्त किया जाता है तो वो शब्दों के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। शब्दों से मिलने से बनते हैं वाक्य। शब्द जब आपस में मिल जाते हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम अपने इस यात्रा में, तो शब्द जब आपस में जुड़ते हैं तो वो कहलाते हैं वाक्य, सेंटेंस। अंग्रेजी में उन्हें कहेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या हुआ? सेंटेंस सेंटेंस ये हुआ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब बहुत सारे शब्द आपस में मिल जाएं तो वो कहलाएंगे सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस। लेकिन क्या शब्दों का केवल जो समूह है वो सेंटेंस कहलाएगा? एक बार के लिए हम देखते हैं, जैसे राम ए बुक रीड्स डेली। राम ए बुक रीड्स डेली, एक से अधिक होते ही हो जाता है समूह है। ये शब्दों का एक समूह है। क्या हम इसे एक वाक्य कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शब्दों का समूह तो हो, लेकिन साथ ही विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह है जो पूर्ण अर्थ देता हो, वो कहलाता है सेंटेंस, वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे वाक्य, वाक्य कहलाता है। तो किस तरह, कैसे बनेगा? जिस तरह से किसी भी चीज़ को बनाने का एक नियम होता है, एक तरीका होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो पहले नींव खोदी जाती है, 4 दीवारें खड़ी की जाती है और फिर उसके ऊपर छत डाली जाती है, तब जाकर के वो तैयार होता है। इसी तरह से इसको बनाने का भी एक स्ट्रक्चर, एक सूत्र, एक तरीका होता है। चाहे किसी भी कार्य को करें, उसको करने की एक प्रोसेस होती है, एक निश्चित संरचना होती है उसको करने की। उसी तरह से वाक्य को बनाने का भी एक निश्चित फॉर्मूला, एक स्ट्रक्चर होता है। वो होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में लिखनी होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब, बीच में स्मॉल लेटर लिख दें। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ये एक वाक्य में मूल कंटेंट्स होते हैं, उसके मूल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर के एक वाक्य बनता है। ये चीज़ें उसमें होना ही चाहिए। और लिखने का क्रम भी यही रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, फिर मैन वर्ब लिखी जाती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर अदर्स लिखे जाते हैं।
इस तरह से प्रत्येक कोई भी वाक्य हम निर्माण करेंगे तो उसके लिए मूल रूप से हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है, ये होनी ही उसमें चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई शब्द लिख दिया और बन गया वाक्य, नहीं, कभी नहीं बनेगा। तो अब इसी वाक्य को हम सिक्वेंसली लिख करके देखें। राम रीड्स ए बुक डेली, ये पूर्ण सेंस देने वाला एक सेंटेंस है। तो इस तरह से ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, वही वाक्य कहलाता है। वाक्य क्या हुआ? शब्दों का ऐसा समूह है जो अपने आप में पूर्ण अर्थ देता हो, किसी बात को हमें समझाता हो, सेंस देता हो, वो कहलाता है सेंटेंस। अब ये सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं? अच्छा, सेंटेंस यानी वाक्य, किसी भी भाषा को यदि अर्थसंगत तरीके से हमें व्यक्त करना है तो उसके लिए हमें सेंटेंस की ही आवश्यकता पड़ती है, शब्दों की आवश्यकता होती है, शब्दों से बनते हैं सेंटेंस, वाक्य। अब ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारी इस अंग्रेजी भाषा में 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स, मूल रूप से। और भी आगे वाक्य हैं, आगे जैसे विस्तार हम पढ़ते जाएंगे वो अलग अलग तरीके से, लेकिन मूल रूप से जिस आधार पे हमें चलना है वो 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं जिनसे मूल हमारा जो भाव हमें व्यक्त करना होता है या अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ने के लिए इनकी हमें आवश्यकता होती है। आप इनका हिंदी में अर्थ देख सकते हैं। इनका हमें एक एक का विस्तार से अध्ययन करना है, क्योंकि एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है, अंग्रेजी में जो हम आज पढ़ रहे हैं अंतिम क्लास तक आपस में एक से एक इनकी कड़ी जुड़ी हुई है। आपको आज जो अध्ययन कर रहे हैं उसको हमें बरकरार रखना है, क्योंकि वो एक आधार हो गई, ये नींव हो गई, इसी के ऊपर अपना पूरा आगे का ढांचा टिका हुआ रहेगा। इन्हीं से हमें आगे जो है विस्तार से जानकारी लेनी है, पढ़ना है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। और इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इंपेरेटिव मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक नहीं, आज्ञा सूचक नहीं, इच्छा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव। इसका तात्पर्य है आज्ञा, इम्पेरेटिव, हाँ, इच्छा, ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटरी देखें पहले, आश्चर्य सूचक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य भी कह सकते हैं इनको, विस्मय बोधक वाक्य। इसका मेरे दिमाग से वो कहने का मतलब अर्थ खिसक रहा है, मैं देखता हूँ अभी। विस्मय सूचक वाक्य अभी बताता हूँ। और ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। हाँ, इच्छा
सूचक वाक्य, इनका आज्ञा सूचक ही होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, ये सब इनके हिंदी के अर्थ हैं। इन सभी वाक्यों को हमें एक एक करके जो है विस्तार से अध्ययन करना है। इनका जब हम आधारभूत स्ट्रक्चर जान जाएंगे तो हमें आगे पढ़ने में जो है आसानी रहेगी, क्योंकि इन्हीं वाक्यों के माध्यम से हमें जो भी करना है, चाहे हमें एरर फाइंड करनी हो, चाहे हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो, जो भी जिस प्रकार से हमें अध्ययन करना है वो इन्हीं के आधार पर होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। पहला वाक्य होगा हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, हाँ जी, नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। परिभाषा इसकी होगी, ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य का घटित होना या न होना स्वीकार किया जाए, उन्हें कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। दो बातें हैं इसमें, नंबर 1 ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य का घटित होना या न होना, या तो घटित होना या घटित न होना स्वीकार किया जाए, उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। उन्हें असर्टिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। देखिए परिभाषा से ही ये दो बातें स्पष्ट हो गई, एक तो घटित होना और दूसरा घटित न होना। तो सीधा सा हम कह सकते हैं कि ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहले ऐसा लिखें, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। और नंबर 2 थोड़ा सा नीचे हम लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। आप लोगों ने आज तक जैसे जाना होगा तो डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं कि सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, नहीं, वो इसके दो पार्ट होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। और दूसरा जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य के दो पार्ट होते हैं, प्रश्नवाचक सकारात्मक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। ये हुआ नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। हाँ जी, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक, यानी इन वाक्यों में कार्य का घटित होना स्वीकार किया जाता है, वो कहलाएंगे सकारात्मक वाक्य। और जिन वाक्यों में कार्य का घटित न होना स्वीकार किया जाता है वे कहलाएंगे नकारात्मक वाक्य, घटित न होना नकारात्मक वाक्य। देखिए प्रत्येक वाक्य का एक सूत्र होता है, इसका भी सूत्र है सब्जेक्ट, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। दूसरा जो वाक्य है नकारात्मक वो होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स।
देखिए, इनमें कार्य का घटित होना स्वीकार किया जाता है, इनमें कार्य का घटित न होना स्वीकार किया जाता है। अब हम आगे और देखेंगे तो उसकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि सकारात्मक वाक्यों को यदि नकारात्मक में बदला जाता है तो उनमें मुख्य क्रिया के पहले नोट का प्रयोग किया जाता है। केवल मुख्य क्रिया से पहले नोट का प्रयोग कर दीजिए साधारण वाक्यों में, तो सकारात्मक वाक्य किस में बदल जाएगा? नकारात्मक वाक्य में। साथ ही इन वाक्यों के यानी असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप जो ये लगा रखा है इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज प्लेइंग ए मैच, ये हुआ सकारात्मक वाक्य। इसको नकारात्मक में बदलना है तो राम इज नॉट प्लेइंग ए मैच। इस तरह से ये होते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, अफर्मेटिव और निगेटिव। ये दो प्रकार के होते हैं। अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ये बेसिक फॉर्मूला है प्रत्येक वाक्य का। ये बेसिक फॉर्मूला, कोई भी वाक्य इसी पे आधारित होगा। जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों को एक सूत्र बताया था वाक्य बनाते समय परिभाषा में, वो यही सूत्र था। ये सब में काम करेगा। आगे के वाक्य जितने डिफरेंट होते जाएंगे इसी सूत्र में परिवर्तन होता जाएगा। अब आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।